एसटीईटी के छात्र एक लंबे समय से बार बार वो विज्ञापन मुख्यमंत्री काला बाजारी चल रही है। ये अपने में और कृषि प्रधान प्रदेश है भैया मेरा। अगर यहाँ के अन्नदाता अगर यहाँ आपका गाड़ी भाई सेल्फी हो भैया। भाई ये कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये किसके नेतृत्व में ये मार्च चल रहा था? चिराग पासवान के ना, चिराग पासवान की अगुवाई में ये मार्च चल रहा था। तो मेरे नेताओं पर आपने एफआईआर आपने दर्ज कराई और चिराग पासवान पर नहीं की। क्यों? डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज कराने से? डरते हैं आप कि चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज हो गई तो पूरा बिहार जलने लग जाएगा? क्योंकि आशीर्वाद यात्रा तो इन्होंने भी देखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जिस तरीके से बिहार के हर जिले में समर्थन मिला, किस बात से डर रहे हैं? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बढ़ती लोकप्रियता से डर रहे हैं, या डर रहे हैं कि भैया चिराग पासवान को अगर कर लिया, 4 घंटे की गिरफ्तारी में चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं ने इतना जोश दिखा दिया, अगर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी तो कल कोई नेता बन जाएगा? इस बात से डर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर आपको बोलता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो सबसे पहले चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज करके दिखाइए। चिराग पासवान सबसे आगे था उस मार्च में, हर झड़प में सबसे पहले पुलिस के साथ मैं खड़ा था भिड़ने के लिए। तो चलाइए चिराग पासवान के ऊपर कराइए एफआईआर दर्ज, और चिराग पासवान पे नहीं कराएंगे, हमारे नेताओं पे कराएंगे। उन्होंने कोई कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी चिराग पासवान को भी खत्म करने की। तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर आपने लगा लिया। इसको इसके परिवार से अलग करो, इसको इसकी पार्टी से अलग करो, इसको इसके पार्टी का सिंबल इससे छीन लो। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक एक खरोच का गिन गिन कर हिसाब बिहार की जनता आपसे लेगी। जितनी लाठियां आपने चलाई हैं भाई, वो तस्वीरें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने डाली हैं, उन तस्वीरों को आप देखिएगा कैसे पीटा गया आतंकियों की तरह। किसी का सर, मतलब महिलाओं का सर फोड़ा गया, वो तो विजुअल्स, वो तो वीडियो भी है आप लोग के पोर्टल्स पे। महिलाओं का सर फोड़ा गया, कंधा, हाथ, पैर, कहां कहां लाठियां नहीं आपने चलाई हैं। पर सबसे बड़ी चोट, लाठी से भी बड़ी चोट मुख्यमंत्री जी याद रखिएगा, वोट की होती है। बिहार की जनता एक बार आपको ये वोट की चोट दे चुकी है। जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया था भैया। कुछ हो, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश नहीं था। अगर होता तो आज तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं होती और आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारे होते। तो ये जन समर्थन किसी के लिए भी था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ था। और अगले चुनाव में आप देखिएगा, आज तीसरे नंबर की पार्टी है, वो दिन दूर नहीं जब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 15 साल अगर बिहार बर्बाद हुआ है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के लोगों को हम यहां पे आने नहीं देंगे, बिहारी भाइयों को। भैया उनसे तो हम क्या शिकायत करें, वो तो अभी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिहारी दूसरे प्रदेश में जाते क्यों है, पहले ये तो जिम्मेदारी तय हो। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता? दूसरे प्रदेश हमारे बिहार के लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दिल्ली में देखिए एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़ी रहती है महिलाएं, बुजुर्ग। जो मुख्यमंत्री बोलता है कि बिहार में रोजगार नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। भूगोल को दोष मत दीजिए, अपनी नीयत को दोष दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप में नीयत नहीं है। दूसरे प्रदेश आए दिन निवेशकों का सबमिट करते हैं, इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, उनको बुलाते हैं निवेशकों को कि आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है हमारे प्रदेश में।
निवेशक निवेश नहीं कर पाता हमारे प्रदेश में आकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात करते हैं कि हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं। कुछ लोगों को तो विकास दिखता ही नहीं है। दिखाएं तो कहां पे विकास किए हैं। आज दूसरे प्रदेश के लोग आपके बिहारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप इधर खामोश बैठे हैं। आप ही ने बोला था ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, क्या कहा था आपने कि भैया मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए लोग हैं उन सबको मैं वापस अपने प्रदेश लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री 16 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, वो आम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेगा, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने हर उस विजन को डाला है जिससे बिहार का विकास हो सकता है। नली गली से आप बिहार का विकास करेंगे? हाँ, आप हर घर नल जल का भी आप लोग जान लीजिए भैया, भ्रष्टाचार कितना है सब जानते हैं। वहां पे कहीं टंकियां फटी हुई हैं, कहीं पाइप फटा हुआ है, सड़कें खुदी पड़ी हैं। आपने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसके लिए जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बिहार के दीवाने हैं हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता। बिहार पर मर मिटने को तैयार है हम लोग। और मुख्यमंत्री जी इस बात को याद रखें, जो होगा हम लोग करेंगे, पर बिहार को आपके चंगुल से, जो बदहाली की कगार पर आप बिहार को लाए हैं, जब तक आपके चंगुल से हम लोग बिहार को मुक्त नहीं करा लेंगे, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता मुझे संकल्प देकर गए थे, उसकी तर्ज पर जब तक हम लोग सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चैन की सांस नहीं लेने वाली होती। अगर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शैली को नहीं जानता, हम सब परिचित हैं भैया, हम सब बिहारी हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है। उनकी कोटरी के 4-5 लोग हैं जो मिलकर नीति बनाते हैं। नीति निर्धारक अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इसका उदाहरण कई बार हम लोग को देखने को मिला। भाजपा तो भूल जाइए, फिर भी दूर की कौड़ी है। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं जाता नीति बनाने में, हम लोगों से मशवरा ही नहीं लिया जाता। और मैं जानता हूं भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर भी, वो किसी से पूछने, मानने, सुनने वाले नहीं है, किसी का सुझाव लेने वाले नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर, हनुमान को लेकर कई बार मुझ पर तंज कसा गया, मेरा मजाक उड़ाया गया। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं एक बार पुनः, हनुमान किस परिप्रेक्ष्य में ये टर्म कैसे आया था उसको मैं स्पष्ट कर दूं। 2020 के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। मेरे पिता का बीच चुनाव में निधन हुआ था 8 अक्टूबर को 2020 में। वो एक ऐसा दौर था जो व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि इससे पहले लगभग 4 महीने वो अस्पताल में थे। और उसके बाद अस्पताल में रहकर अगर किसी एक व्यक्ति ने, एक नेता ने दिन रात मेरा साथ दिया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। वो ना सिर्फ दिन में 2-2 बार मुझे फोन करते थे, बल्कि मुझे फोन कर सुझाव भी देते थे कि मैंने इस डॉक्टर से बात की है, वो ये कह रहा है, मैंने उस डॉक्टर से बात की है, वो ये कह रहा है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह, इन दोनों व्यक्ति का मैं जिक्र करूंगा, जिस मजबूती से मेरे उस दुख की घड़ी में ये लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा होऊंगा, एहसान फरामोश होऊंगा अगर मैं उनके उस वक्त के किए गए, मुझे दिए गए साथ को अगर मैं भूल जाऊं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। और राजनीति में समझने की जरूरत है, हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। चिराग पासवान ने जब भी जिक्र किया है तो मैंने 12 करोड़ बिहारियों का मैंने जिक्र किया है। जब भी मैंने जिक्र किया है तो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का मैंने जिक्र किया है। आप मेरे कहीं के भी भाषण उठा के देख लें। और मैं इस बात को मानता हूं कि जात पात धर्म मजहब, मेरी तो भाई टैगलाइन है, जात ना पात करे सबकी बात। बहरहाल जात पात धर्म मजहब से उठकर मैंने हमेशा बिहारियों को एकजुट होने का मैंने आह्वान किया। और मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और उस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और यही शिकायत मेरी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी है कि भैया मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चलें। मुख्यमंत्री प्रदेश को बांटने का काम नहीं कर सकता, पर जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया,
आज की तारीख में समाज में कहीं अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करने का काम किया जाता है, कहीं हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने का काम किया जाता है। मेरे लिए हर वो बिहारी एक समान है जिसके पास आजादी के 70 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है। कि बिहार में शराब की लत कईयों को है, और मुझे दुख इस बात का है और चिंता इस बात की है, चिंता इस बात की है कि अब धीरे धीरे ड्रग्स भी बिहार में बढ़ता जा रहा है। भाई पंचायत तक शराब की दुकानें खुलवाने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही ठेका बांटा था ना अपने कार्यकाल में। और यकायक एक रात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको लगता है कि नहीं, जो दुकानें हमने खिलवाई भाई इसको बंद करो और अब शराबबंदी लागू करो। ऐसा नहीं होता है ना। तो बहरहाल जो आपका सवाल था, मैं इसका पक्षधर हूं कि भैया बिहार में शराबबंदी कानून रहना चाहिए, पर इस तरीके से नहीं कि आप एक पैरेलल इकोनॉमी, जो राजस्व पहले औपचारिक तौर पर आ रहा था, आपने एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। भाई पहले से ज्यादा शराब की बिक्री आज की तारीख में हो रही है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।